D1 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो शेडेड एरिया है वो एक एरिया दूसरे एरिया का दुगना है और हमें टाइम का रेशियो पता लगाना है। तो ये दिया हुआ है कि एससीडी पोर्शन का जो एरिया है वो एसीबी पोर्शन के एरिया का दुगना है। अब केपलर लॉ से अपन जानते हैं कि इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में स्वेप कर रहा होता है। अब यहाँ तो एरिया दुगना स्वेप किया है तो इक्वल एरिया इक्वल टाइम में तो दुगना एरिया के लिए दुगना टाइम लग रहा होगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें टाइम अगर T2 लग रहा है तो इसका टाइम जो है वो 2T1 के बराबर हो गया। तो T2/T1 जो है वो 2 के बराबर हो गया। तो इस लॉ का यूज किया अपन ने कि इक्वल एरिया इक्वल टाइम में स्वीप कर रहा होगा। नेक्स्ट डबल स्टार सिस्टम का सवाल जिसमें दो मास जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आर रेडियस के सर्कल में चक्कर काट रहे हैं तो उन पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा Gm1m2/r²। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी 2r का होल स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनके बीच जो लग रहा है वो क्या प्रोवाइड करेगा इसको mv²/r। तो इसको अपन mv²/r के बराबर कर दिया। तो यहां से v की वैल्यू पता लग गई अपने को जिस ऑर्बिटल स्पीड से ये घूम रहा है। अब टाइम पीरियड निकालना है अपने को। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr/v और v की वैल्यू है √gm/r। तो इस समय टाइम पीरियड की वैल्यू पता लग गई। डी वाले ऑप्शन इसमें क्या है, फाइंड द मिनिमम एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू स्टार एट इन्फिनिटी। इन दोनों स्टार को हम इन्फाइनाइट पे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए एडिशनल कितनी काइनेटिक एनर्जी हम इसको दें। तो एनर्जी का यूज करें कि जैसे हम इन्फाइनाइट पे भेजते हैं तो राइट हैंड साइड तो जीरो होना तय है। अब अभी जब ये यहाँ पर है तो काइनेटिक एनर्जी को अगर अपन सी बोले तो अपन ने ऑलरेडी देखा स्टार के दौरान पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -2c आ रही होती है। आप चाहो तो लिख के देख सकते हो 12mv² × 2, ये तो है काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी इन दोनों के बीच की, दो मास अगर एक दूसरे से r सेपरेशन पर है तो Gm1m2/r और साइन माइनस का तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी -Gm²/2r है ना। जैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहे यहाँ पे तो हो जाएगा -Gm1m2/2r। ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी 12mv² और इंटू 2। तो 12mv² × 2 में 2 तो कैंसिल हो गया और mv² की वैल्यू यहां से डाल सकते हैं m और इंटू v², यानी कितना बन गया Gm²/4r। तो Gm²/4r हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हुआ है अपने पास -Gmm/2r। तो अगर इसका वैल्यू जो है वो अगर अपन c बोलें तो इसका जो वैल्यू है वो क्या बोल सकते हैं अपन -2c। तो काइनेटिक एनर्जी अभी ऑलरेडी जो उसके पास है वो है c और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके पास वो -2c। भेजना है हमें उसे इन्फाइनाइट पर तो वहां पहुंच करके दोनों वैल्यू जीरो हो जाए। तो एडिशनल कितना ऐड करें ताकि जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए, तो एडिशनल c और ऐड कर दें। c माना काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एक जने की 12mv² तो दो है इसलिए 2 × 12mv² तो m और v² की वैल्यू डाल दी। तो ये एडिशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। और इसके आखिरी पार्ट में ऐसा बोला हुआ है अपन से कि यहां अगर हम m मास का मेट्रॉइड जा रहा है तो कितनी उसकी वेलोसिटी हो कि वो एस्केप कर जाए। तो उसके लिए वापिस से एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लें मेट्रॉइड के लिए, केवल इसके लिए, केवल इसी पर है ना, सिस्टम पर नहीं, क्योंकि इसी को इन्फाइनाइट पे भेजना है। तो 12m × v² और प्लस m इंटू इन दोनों करंट पोटेंशियल दैट इज -Gm/r × 2 और इन्फाइनाइट पे वैल्यू जीरो। तो इससे हमें यहाँ पर इसकी एस्केप वेलोसिटी पता लग गई। D3 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सैटेलाइट एक r रेडियस में घूम रहा है और एक 1.01 r में घूम रहा है, यानी थोड़ा सा ही चेंज है, 1% का चेंज। हाउ मच परसेंटेज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट विल बी लार्जर देन द फर्स्ट सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा, कितना परसेंट ज्यादा होगा, लगभग बताना है। तो T² प्रोपोर्शनल टू r³ फॉर्मूला होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो क्या आ जाएगा, लेकिन दोनों का T² को डिवाइड करें तो क्या तो कट ही जाएगा। तो यहां से एक का रेडियस 1.01 r है और एक का r है, तो यहां से कितना बन गया 1.01 की पावर, और ये तो स्क्वायर था, इसको इधर भेजा तो पावर 3/2 हो गया। अब 1 + x की पावर n से 1 + nx लिख सकते हैं इसको। तो यहां से कितना हो गया 3/2.01, 1 उधर भेज दिया तो ΔT/t की वैल्यू पता लग गई अपने को। अच्छा, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं कि जब भी चेंज छोटा हो ना तो डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन डिफरेंशिएशन वाला तरीका यूज करने के पहले या स्मॉल चेंज है इसका ध्यान रखना है। हालांकि हमने यहाँ भी स्मॉल चेंज का यूज किया है, ये चेंज स्मॉल था तो बाइनोमल एक्सपेंशन जब हमने किया तो इसके आगे की टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। इसको हमने लिखा 1 + 0.01 की पावर 3/2 और फिर 1 + nx इस फॉर्म में लिखा। और ऐसे ही हम डिफरेंशिएशन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें डिफरेंशिएशन का यूज तब करना है जब चेंज स्मॉल हो। तो यहां से प्रोपोर्शनली हटाएं तो क्या आ जाएगा, तो T² = कितना हो गया kr³ और लोगरिथमिक ले लें 2 ln t बराबर ln k
और प्लस 3 ln r और डिफरेंशिएशन कर दें तो कितना हो गया 2 डेल्टा टी बाई टी, ln k का 0 हो जाएगा और ये 3 डेल्टा r बाई आर। तो डेल्टा टी बाई टी जो है वो कितना हो गया 3/2 इंटू डेल्टा r बाई आर। 3/2 यानी 1.5, तो 1.5 और डेल्टा r बाई आर में कितना वैल्यू है, डेल्टा r जो है 1.01 r, तो ये हो गया अपने पास कितना 0.01 और परसेंटेज में लिखना है तो इंटू 100, तो यहाँ से कितना हो गया 1.5%। और इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है D4 वाले में कि दो सैटेलाइट का कंपैरिजन चल रहा है। अर्थ की रेडियस जो है वो भी है 6400 किलोमीटर और जिस हाइट पर पहला वाला सैटेलाइट है वो भी 6400 किलोमीटर। तो हाइट अगर 6400 किलोमीटर तो बताओ सेंटर से डिस्टेंस कितनी जाएगी h प्लस आर, यानी कितना हो गया 2r, और हाइट अगर 3r है 19,200 किलोमीटर तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई 4r। तो हमें जो बताना है वो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, h हाइट पर जब है तो m इंटू माइनस जी एम बाई आर, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ से r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी लिखें हाफ mv², तो वो भी r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है दोनों केस के लिए, तो r की इन्वर्स रेशियो में यानी r2 बाई r1 4r बाई 2r यानी 2 रेशियो आ गया। काइनेटिक एनर्जी के लिए भी 4r बाई 2r यानी 2 रेशियो आ गया। और टोटल एनर्जी के लिए पूछा है अपन से, तो टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे अपन, टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी लिखें अपन, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी U बराबर m इंटू माइनस जी एम बाई आर, ये तो बनी पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें अगर अपन तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m इंटू v², तो हाफ m और इंटू v² कितना बना, v² बराबर जी एम बाई आर, तो ये बन गया g कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r। अब टोटल एनर्जी लिखना चाहे तो इन दोनों का टोटल समेशन कर दें, तो इन दोनों का मिलाकर टोटल समेशन कितना हो जाएगा, तो वो c के बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे इसको लिखे अपन, u को लिखे -2c और इसको लिखें काइनेटिक एनर्जी को c, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया अपने पास, टोटल एनर्जी बराबर हो गया -gmm/2r, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू हो गई। अब देखो दो चीजों में अगर हमें कंपैरिजन करना है, वेक्टर क्वांटिटी में, तो वेक्टर क्वांटिटी में कौन बड़ा है वो उसके मैग्नीट्यूड से देखा जाता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में कंपैरिजन करना है तो वो साइन के साथ देखा जाता है। जैसे अगर अपने देखें कि एक वेलोसिटी है 3i कैप मीटर पर सेकंड और एक वेलोसिटी है 2i कैप मीटर पर सेकंड, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला। और वेलोसिटी ही है 3 माइनस आई कैप मीटर पर सेकंड और 2 माइनस आई कैप मीटर पर सेकंड, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो अगेन ये वाला ही, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड से देखी जाती है और दोनों ही केस में 3 2 से बड़ा होगा। लेकिन मान लो अपन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे 3 जूल और 2 जूल, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो 3 जूल बड़ा है। लेकिन अगर अपन -3 जूल और -2 जूल का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में कौन बड़ा आएगा, तो -3 जूल और -2 जूल में -2 जूल बड़ा है। तो जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को साइन के साथ देखा जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आदमी के पास 3 लाख रुपए, एक के पास 2 लाख रुपए, तो ज्यादा अमीर कौन है, तो 3 लाख वाला। और इन दोनों में एक आदमी को मार्केट में 3 लाख चुकाने हैं और एक को 2 लाख चुकाने हैं, तो ज्यादा अमीर कौन है, जिसको 2 लाख चुकाने हैं, क्योंकि उसको कम चुकाने हैं। तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी में साइन के साथ देखा जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो साइन के साथ देख रहे होंगे अपन, तो जैसे आर ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू जो है वो क्या बन रही होगी, कम, लेकिन उसके आगे फिर एक माइनस है तो फिर वो उसे क्या बना देगा, ज्यादा। तो आर ज्यादा, तो इसका मतलब क्या, टोटल एनर्जी ज्यादा, तो जिसका आर ज्यादा उसका टोटल एनर्जी ज्यादा आया। तो ये जरूर ध्यान रखें साइन का कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में साइन के साथ देखा जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक आदमी को मार्केट में 2 लाख चुकाने हैं और एक को 3 लाख चुकाने, तो ज्यादा अमीर वो है जिसको कम चुकाने हैं। तो इस तरह से हम साइन के बारे में बता सकते हैं। तो हमें पूछा है कि ए और बी में से किसकी टोटल एनर्जी ज्यादा होगी, तो बी का आर ज्यादा है, इस कारण से जो टोटल एनर्जी है वो बी की ज्यादा होगी। सेक्शन ई में E1 में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1/20 ऑफ द रेडियस जो है वो 9 है। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए बोला हुआ है अपन से कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं अपन। तो g8 हाइट h बराबर g8 सरफेस इंटू 1 - 2h बाई आर, यह हाइट के साथ फॉर्मूला और डेप्थ के साथ होता है क्या, g8 सरफेस इंटू 1 - d बाई आर। तो g
एट हाइट एच 9 दे रखा है, जी एट सरफेस को अपन ने 10 ले लिया और इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, तो इससे हमें h की वैल्यू पता लग गई r/20। ये h की वैल्यू अब इसी डेप्थ पर r/20 पर हमें g की वैल्यू पता लगानी है, तो यहाँ अपन ने डेप्थ की जगह r/20 डाल दिया, तो डेप्थ पर वैल्यू हमें g की पता लग गई। दूसरे क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड के लिए बोला हुआ है, तो टाइम पीरियड के लिए हम सिंपल पेंडुलम के लिए जानते हैं 2.L/g इफेक्टिव, और अर्थ के रोटेशन को इफेक्टिव कंसीडर करते हुए जो g का फॉर्मूला हमने लिखा था वो क्या था, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। हमसे इक्वेटर और पोल का कंपैरिजन करवाया हुआ है, तो इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर लेमडा की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 0 डिग्री। तो ये लेमडा जो है वो अपन ने, जैसे अर्थ है तो ये जो लेमडा है वो अपन ने इक्वेटर वाली लाइन से मेजर किया था, तो ये लेमडा जब 0 डिग्री होगा तो ये इक्वेटर वाली पोजीशन, और जब लेमडा 90 डिग्री होगा तो पोल वाली पोजीशन। तो इसमें लेमडा 0 डाला तो ये बन गया g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और 90 डाला तो ये बन गया g। तो टाइम पीरियड का रेशियो निकालें अगर अपन, तो कितना हो जाएगा वो, एक पोल अपॉन इक्वेटर। तो पोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो पोल वाला जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे ये, और इक्वेटर g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये g से g कट गया तो कितना बन गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, रूट यानी पावर हाफ। बायनोमियल एक्सपेंशन ले लें, क्योंकि अर्थ का जो ओमेगा है वो ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम बन रही होगी 1 के मुकाबले, और टाइम पीरियड अर्थ का अपनी एक्सिस पे 24 आवर, और 24 आवर में 86,408 सेकंड, तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दी अपन ने ओमेगा ऑफ अर्थ। तो इससे अपने को ये ओमेगा ऑफ अर्थ डालने के बाद, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर डालने के बाद, और जी की वैल्यू डालने के बाद ये वैल्यू पता लग जाएगी। और हमें इक्वेटर वाला जो पोजीशन है वो टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो इससे T8 पोल हमें पता लग जाएगा। सेक्शन डी में सैटेलाइट की जो ऑर्बिट की रेडियस है वो 4r और r दे रखी है ए और बी के लिए, और वेलोसिटी के लिए पूछा है। तो अपन जानते हैं v बराबर रूट जी एम बाई आर, तो v रूट r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब va बाई वी बी आर बी बाई आर ए लिख सकते हैं, और आर बी और आर ए की वैल्यू हमको दे रखी है, और va3v दिया हुआ है तो इससे हमें vb पता लग जाएगा। दूसरे केस में टी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं अपन 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब, और जो एम है मास उसे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो टी रूट रो के 1 बाई रूट रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो टी की वैल्यू लिख सकते हैं अपन क्या, टी 1 बाई रूट रो, टी 1 बाई रूट रो के प्रोपोर्शनल या रूट रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और D3 में मैं बोला हुआ है कि जैसे हमने सैटेलाइट को ऑर्बिट कर रहा है और उससे कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, अब छोड़ दिया तो चलती हुई चीज की वेलोसिटी मिलती है, अब चलती हुई चीज की वेलोसिटी मिलती है तो जितनी वेलोसिटी सैटेलाइट के पास है उतनी ही उस ऑब्जेक्ट के पास रही होगी। तो जैसे अपन ने इसके चारों तरफ ये सैटेलाइट चक्कर काट रहा था, तो यहां से जिस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो इसकी जो वेलोसिटी है यानी रूट जी एम बाई आर उतनी ही उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जिसको हमने रिलीज किया है, और ये मास किसका आता है, जिसके अबाउट चक्कर काटा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वेलोसिटी सैटेलाइट की उतनी उस छोड़े हुए ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब वो भी इसी सर्कल में घूमता रहेगा। बस ये है कि वो हमें सिग्नल नहीं भेज रहा होगा तो बगैर सिग्नल वाला सैटेलाइट बन जाएगा, तो विल बिकम सैटेलाइट विदाउट सिग्नल, है ना। और D4 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक इलिप्टिकल पाथ में मास चक्कर काट रहा है, अर्थ चक्कर काट रहा है सन के चारों तरफ, और हमें मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन की बात बतानी है। तो मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में पूछा हुआ है अपन से, और मिनिमम मैक्सिमम सेपरेशन r1 और r2 हमको दिया हुआ है। तो अपन केवल एक ही अननोन है तो एक ही इक्वेशन से काम चला सकते हैं, वो क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर एक और अननोन होता तो एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज कर लेते। तो जब ये इससे मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, सबसे पास वाली डिस्टेंस पर होगा, पेरिजी पर होगा, उस वक्त वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, और जब मैक्सिमम सेपरेशन पर होगा उस वाले केस में जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी। तो हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर लिया, और हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पता लगानी है, यानी मिनिमम सेपरेशन वाली वक्त के वक्त, यानी R1 वाले टाइम पर V1 हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर हमको V2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और R2 R1 दिया हुआ है, तो इससे अपन को V1 की वैल्यू पता लग गई। और इसके बाद D5 वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि एस्केप वेलोसिटी के बारे में पता लगाना है। अब देखो, एस्केप वेलोसिटी जब हमें पता लगाना है तो एनर्जी कंजर्वेशन का जब हम यूज करेंगे तो एनर्जी की डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो किसी भी एंगल पर भेजो वैल्यू वो की हुई रहने वाली है, इसलिए सेम वैल्यू बन जाएगी, यानी कितना, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो आंसर सेम रह जाएगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि एनर्जी की डायरेक्शन नहीं होती इसलिए। और फिर इसके बाद लास्ट D6 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें पता लगाना है कि 3 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ जो है वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का है। तो अपन ने काइनेटिक एनर्जी को C नाम दिया था, तो पोटेंशियल एनर्जी को -2C नाम दिया था, और टोटल एनर्जी को -C नाम दिया था। तो यहां से आप देख सकते हैं कि
पोटेंशियल और टोटल दोनों माइनस में आएगा। तो आप देखें ग्राफ में नीचे की तरफ जो है दो ग्राफ है, तो इसका मतलब ये वाले वाई और जेड के करस्पॉन्डिंग हो गया और ये वाला ग्राफ एक्स के करस्पॉन्डिंग हो गया। अब इसमें वाई और जेड जो दो ग्राफ हैं उसमें से जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी वो कौन सी है, तो ये वाली वैल्यू छोटी है, मतलब माइनस सी है। इसका मतलब ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जेड वाला ग्राफ हो गया ये। तो ये जेड वाला हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, वाई वाला। तो इस तरह से अपन ने एक्स वाई जेड की वैल्यू बताई। इवन क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि जैसे ये अर्थ है और ये मून है, और अर्थ से मून की तरफ रॉकेट को भेज रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो आना जाने के दौरान तो सबसे ज्यादा एनर्जी अर्थ की सरफेस पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अर्थ पर जी की वैल्यू 10 होती है अगर, तो मून पर g/6 होती है। तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अर्थ की सरफेस पर लग रहा होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा फोर्स जो लगाना पड़ेगा हमें भेजने की शुरुआत करने के लिए वो अर्थ की सरफेस से। और फिर इसके बाद E2 क्वेश्चन की बात करें अपन, तो E2 में अब ये मून की जगह कोई जनरल प्लैनेट दिया हुआ है और वहाँ पर जी डैश की वैल्यू जो है वो 5 दे रखी है, और कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से भेजा अगर और यहाँ तक वो पहुँच रहा है, तो इस दौरान कोई ऑब्जेक्ट के वेट में किस तरह से वेरिएशन आ रहा होगा इसके बारे में पूछा गया है। तो अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू जो है वो 10 और यहाँ पर जी की वैल्यू सरफेस पर 5 है, और दो मास के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, तो उस मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो अर्थ की सरफेस वाली पोजीशन पर तो इफेक्टिवली यही वाली वैल्यू होगी, फिर आगे बढ़ने पर दोनों का इफेक्ट आता जा रहा होगा। एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, वहां जी इफेक्टिव जो है वो 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसका नेट वैल्यू ज्यादा आ रहा होगा, और यहाँ पर मेनली वैल्यू इसी के कारण आ रही होगी। तो इस तरह से जी का वेरिएशन हो रहा होगा, GM/R² के हिसाब से कर्व के फॉर्म में बदल रहा होगा जी का वैल्यू। तो हमें पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रीडिंग किस तरह से बदल रही होगी, तो m 50 हो गया, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 थी, तो 500 न्यूटन यहाँ रीडिंग रही होगी। फिर जैसे जैसे जाएंगे कम होता जाएगा, यहाँ पर आकर के वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर वापस से जब इस वाले प्लैनेट की सरफेस पर पहुंचेंगे तो वैल्यू 250 न्यूटन तक पहुंच जाएगी। तो इसमें एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है अपने को, इसमें एक स्फीयर है और एक रोड है और ये वाली डिस्टेंस अल्फा है। इसकी रेडियस जो है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं कि रेडियस की वैल्यू क्या है, क्योंकि इस स्फीयर के बाद कोई मास से बाहर उसके ऊपर फोर्स निकालना है अगर अपने को, तो इसे उठाकर हम सेंटर पर रख सकते हैं। तो सेंटर से डिस्टेंस क्या है किसी पॉइंट की, उसी में हमें इंटरेस्ट है। तो सेंटर से डिस्टेंस जो है रोड का स्टार्टिंग पॉइंट की अल्फा है, और फिर एल इसकी लेंथ है, तो ये वाला एंड जो है वो L+α पर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट क्वेश्चन बदल करके ये वाला हो गया। अब इसका खुद का मास पर यूनिट लेंथ बदल रहा है, इस रोड का लेमडा जो है वो a+bx² दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे फोर्स पता लगाना है तो अपन x पर जाकर dx विड्थ का एलिमेंट ले लें। क्वेश्चन में ओरिजिन जो है वो इसे दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसका मतलब ये ओरिजिन है, तो x कोऑर्डिनेट भी यहीं से ले लेंगे, और लेमडा बराबर a+bx² का जो फंक्शन है वो उसमें x ये वाला हो जाएगा। तो अब हमें क्या पता लगाना है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। तो ये जो dx है इसका मास अगर dm है तो फोर्स कितना हो गया, Gm1m2/r²। तो Gm1 यानी dm, m उसका मास m और अपॉन r² माना x²। टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दें, तो यहाँ से F बराबर हो गया अपने पास कितना, G, और dm का मतलब कितना हो गया a+bx² और इंटू dx और इंटू m/x²। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर आया, तो यहाँ से अल्फा, तो अल्फा से लेकर अल्फा+L तक। इसमें ये g है और GA और dx/x² वाला पार्ट अलग हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर दें, और bx² को अलग कर दो तो x² से x² कट जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर दें, तो उससे आपको फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि स्फेरिकल होलो कैविटी वाला क्वेश्चन है और इसकी रेडियस जो है वो r है, और क्वेश्चन में आप ये ध्यान दे सकते हैं कि सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है द मास ऑफ द स्फीयर बिफोर होलोइंग। इसको मतलब इसको खाली करने के पहले का जो मास है वो m है। अब r रेडियस का मास m है, तो इसका मतलब ये जो r/2 रेडियस है इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास m/8 हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब, तो r3/8, तो उसमें 8 आएगा तो वो m/8 हो गया। तो इसका मास एक तरह से m-m/8 यानी 7m/8 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पता लगाना है, यहां से इस वाली पोजीशन से यहां से कितनी डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर एक मास रखा हुआ है m, उस पर लगने वाला फोर्स पता लगाना है। तो ये 2r है, तो ये वाला r/2 है, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना रह गया, 3r/2। अब इस m पर जो फोर्स लग रहा है वो अपन इसके लिए तो पता लगा नहीं सकते क्योंकि यहां तो कैविटी है, लेकिन इसको इक्विवेलेंटली हम एक
इसको भर दें तो फुल स्फीयर बन जाएगा, और इसी को खाली कर दें तो इक्वलेंटली सवाल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे लिए एक्चुअल सवाल ये हो गया कि इन दोनों कारण आंसर हमें निकालना रह गया। इसको m/8 बोलकर इसको -m/8 बोल दो, तो इन दो स्फीयर के लिए यहां पर हमें इस m मास पर लगने वाला फोर्स निकालना है। तो F बराबर m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, इन दोनों के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कैपिटल M एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू m/8 -m/8। तो इन दोनों कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, लिख दो वैल्यू। जी की वैल्यू क्या लिखोगे इसके लिए क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू वो हो गया gm अपॉन, और इसके सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस वो कितनी बनेगी 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, और इसके लिए कितना बनेगा प्लस gm का नाम क्या हो गया -m/8, और डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी सेंटर की यहाँ से, ये हो गया 3r/2 का होल स्क्वायर। तो इससे हमें फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में ये स्फीयर दिया हुआ है और ये रिंग दे रखी है, और इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है √3r। तो अपन क्या करें कि इस स्फीयर को क्या हम इक्वलेंटली पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पर कैलकुलेशन के लिए हम उसको पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली ये एक पॉइंट मास हो गया और ये रिंग हो गई। अब इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो पॉइंट मास का रिंग से निकाल लो यार, रिंग का पॉइंट मास पर निकाल लो, एक्शन रिएक्शन का यूज कर लेना। तो रिंग के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन अपन जानते ही हैं, एक्सिस पर x बराबर √3r पर वैल्यू डालनी है अपने को, और उसके बाद मास से गुणा करें तो फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी। तो कितना हो गया फोर्स की वैल्यू m इंटू क्या फॉर्मूला होता है kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये फोर्स जो रिंग ने इसको लगाया एक्शन रिएक्शन से, यही फोर्स ये इसको लगा देगा, और वैल्यू डाल दें यहाँ पर, ये जो x है इसकी जगह क्या डाल सकते हैं अपन, x की जगह √3r। तो इसे अपने को फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा दिया हुआ अपने को कि होमोजीनियस स्फेरिकल शेल हैं और एक दूसरे से काफी लार्ज सेपरेशन पर हैं, सेम सरफेस मास डेंसिटी, और उनके सेंटर पर पोटेंशियल का रेशियो 3:4 है। अब देखो पोटेंशियल इनसाइड दो स्फीयर का फॉर्मूला क्या -gm/r, और मास को लिखें मास डेंसिटी सिग्मा के टर्म में, तो जनरल फॉर्मूला लिखा है ये भी, ए या बी के लिए नहीं, जनरल फॉर्म में सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन r, r से r कैंसिल हो गया तो एक ही r बचा रह गया, यानी v प्रोपोर्शनल टू r हो गया एक तरह से। तो va/vb जो है वो RA/RB हो गया क्योंकि r के प्रोपोर्शनल है, और v का जो रेशियो है वो हमें 3/4 दिया हुआ है। तो इससे अपने को RA और RB का रेशियो पता लग गया। साथ में अब क्या किया, a और b को कलेप्स करके इन दोनों को और नया मास m बनाया। अब मान लो उसकी रेडियस r है, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इसकी मास डेंसिटी जो है सिग्मा वो वही है जो इन दोनों की मास डेंसिटी थी, तो सिग्मा सेम रह गया। अब यहाँ पे क्या डाल सकते हैं अपन, सिग्मा इंटू 4πRA का स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4πRB का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πR²। तो यहाँ से अपने को RA और RB में रिलेशन पता लग गया है, RA और RB का स्क्वायर इक्वल टू R²। अब चाहे तो अपन यहां से अब क्या कर सकते हैं, जैसे RB की वैल्यू निकाल कर डालें, जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है देन द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द इंटरनल पॉइंट ऑफ द न्यू शेल टू द शेल A, इसका और ये जो शेल A है इसका पोटेंशियल का रेशियो पूछा है, तो उसके लिए अपन क्या बता सकते हैं, इसका V अपॉन VA, तो वो क्या हो जाएगा वही R के रेशियो में, तो R के रेशियो में जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा R अपॉन RA, तो R अपॉन RA का रेशियो चाहिए अपने को, तो यानी यहां से RB को हटा दें। तो RB को कैसे हटा सकते हैं, यहां से RB की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दिया तो बन गया 4/3RA, तो यहाँ डाल दो RA² और प्लस RB² की जगह कितना हो गया 16/9 RA² इक्वल टू R², तो गया 9×16 = 25, तो ये हो गया अपने पास 25/9 RA² इक्वल टू R²। तो ये हो गया अपने पास कितना, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो 5/3 RA इक्वल टू R। तो हमें क्या चाहिए R/R है, तो इसको R को नीचे भेज दो, तो R/RA कितना आ गया, ये आ गया 5/3। तो हमको V/VA का रेशियो चाहिए था, तो कितना बन गया 5/3। तो दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F लग रहा होगा, नीचे है mg, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से F अपॉन mg। F इनके बीच लगने वाला फोर्स वो कितना हो गया, ये F और ये वाला भी F, तो ये हो गया अपने पास Gm1m2 अपॉन R², यानी A- x का होल स्क्वायर और अपॉन mg। तो इससे अपने को टेन थीटा की वैल्यू पता लग गई। अपने कोर्स में सैटेलाइट के लिए सर्कुलर ऑर्बिट ओनली डिफाइंड है, लेकिन
कभी छोटे से ऑब्जेक्टिव के लिए अदर देन सर्कुलर ऑर्बिट के लिए पूछे तो अपन ये पार्ट पढ़ रहे हैं जो कोर्स में वैसे डिफाइंड नहीं है, केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो अगर ये अर्थ है जैसे, और अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमने किसी सैटेलाइट को कुछ वेलोसिटी दी, तो उसका पाथ क्या पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं। वैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि v बराबर रूट जी एम बाई स्मॉल आर पर जो पाथ होता है वो कैसा होता है, सर्कल। अदर देन दिस वेलोसिटी पाथ कैसा होगा ये जानना चाहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी TME, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लेस देन 0 हो तो पाथ जो है वो बाउंडेड पाथ होता है। और बाउंडेड पाथ, क्लोज पाथ क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो वो पॉसिबल हो सकता है सर्कल और एलिप्स। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब भी नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी, तो बाउंडेड पाथ में वो घूम रहा होगा ऑब्जेक्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे आपने देखा हो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आती है, तो वो बाउंडेड पाथ माना सर्कल में घूम रहा होता है। तो अब सर्कल और इलिप्स में से सर्कल के लिए तो ऑलरेडी हमने तय किया हुआ है कि r डिस्टेंस पर अगर इसे घूमना है तो gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसको mv स्क्वायर बाय r प्रोवाइड कर रहा होगा, तो v जो है वो रूट gm बाय r आएगा। तो अगर r गिवन है तो गिवन r के लिए केवल एक ही वेलोसिटी है जिसके लिए वो सर्कल में घूम रहा होगा। अब इस वेलोसिटी के अलावा बाकी वेलोसिटी जिन पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आएगी वो कौन कौन सी होगी, उसके यहां पर वैल्यू लिख करके देखेंगे अपन। उससे पहले इंफॉर्मेशन पूरी ये है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी लेस देन 0 तो पाथ बाउंडेड पाथ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 या ग्रेटर देन 0 तो ओपन पाथ। ओपन पाथ में कौन कौन से पाथ पॉसिबल होंगे, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 में पैराबोलिक पाथ और टोटल मैकेनिकल एनर्जी ग्रेटर देन 0 में हाइपरबोलिक पाथ। ये तीन तरह के पाथ जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो यहां से v वेलोसिटी अगर हमने इसको दी तो इसकी सैटेलाइट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर और प्लस m इंटू माइनस जी एम बाई आर। अब इसमें v की जगह अगर अपन रूट 2 जी एम बाई आर लें तो बताओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी। देखो यहां डालो v की जगह रूट 2 जी एम बाई आर, तो कितना बन गया v स्क्वायर 2 जी एम बाई आर, 2 से 2 कट गया, और GMM बाई आर माइनस GMM बाई आर, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई 0। और 0 वाले केस में जो पाथ है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक। अब इस गिवन पोजीशन के लिए बताओ वेलोसिटी अगर अलग अलग लें तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी या वही रहेगी, वही रहेगी। तो ये वाला पोर्शन वही रहेगा, लेकिन अलग अलग वेलोसिटी के लिए ये वाली जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रही होगी। तो v की अलग अलग वैल्यू डाल के देखें तो v की वैल्यू इससे कम डालेंगे अगर अपन, इससे कम मतलब 0 से रूट जी एम बाई आर या रूट जी एम बाई आर से रूट 2 जी एम बाई आर या इक्वल टू रूट जी एम बाई आर, इन तीनों केस के लिए ये वैल्यू जो आ रही होगी, इससे छोटी वेलोसिटी के लिए ये जो वैल्यू आ रही होगी वो इससे छोटी आएगी, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होगी। कैसे बताया अपन ने, इस वेलोसिटी पर ये दोनों मिलकर 0 हो रहे थे। अब पोटेंशियल एनर्जी तो इस पोजीशन पर इतनी ही आने वाली है, तो अगर इसी पोजीशन पर वेलोसिटी इससे कम देते हैं तो ये वैल्यू कम हुई तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी आई, नेगेटिव। अब नेगेटिव आई तो वेलोसिटी इससे कम में 0 से रूट जी एम बाई आर या रूट जी एम बाई आर से रूट 2 जी एम बाई आर होगी, तो फिर बाउंडेड पाथ तो होगा, पर गिवन आर के लिए सर्कल तो केवल एक ही वेलोसिटी के लिए पॉसिबल है, तो इसके अलावा और जो भी वेलोसिटी होगी जो इससे कम होगी उन सबके लिए पाथ कैसा होगा, एलिप्स। बाउंडेड पाथ क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है, और पाथ कैसा, एलिप्स। और अगर वेलोसिटी जो हम दे रहे हैं वो अगर रूट 2 जी एम बाई आर के बराबर एग्जैक्टली तो पाथ पैराबोला, और ग्रेटर देन रूट 2 जी एम बाई आर है तो उस वाले केस में रूट 2 जी एम बाई आर से बड़ा होते क्या होगा, बड़ा होते ही ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो यानी पाथ जो है वो कैसा हो जाएगा, हाइपरबोलिक। तो केवल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, हमारे कोर्स में ये सब डिफाइंड नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट्स ओनली है। फिर भी कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल आ जाए तो हमें क्या बात ध्यान रखनी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो उसका पाथ बाउंडेड होगा। बाउंडेड में दो पॉसिबल पोजीशन, दो पॉसिबल पाथ, सर्कल और इलिप्स। सर्कल के लिए लेकिन एक ही वेलोसिटी, कौन सी, रूट जी एम बाई आर, तो इससे 0 से रूट जी एम बाई आर और रूट जी एम बाई आर से रूट 2 जी एम बाई आर के लिए इलिप्स, और इक्वल टू रूट 2 जी एम बाई आर के लिए पैराबोला, और ग्रेटर देन रूट 2 जी एम बाई आर के लिए हाइपरबोलिक पाथ। नेक्स्ट चैप्टर इज एरर इन मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम एरर किस किस कारण से होती है, क्या क्या एरर हो सकती है, कितनी एरर हो सकती है, वो हम देखेंगे, और साथ में एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे। एक्सपेरिमेंट्स में कुछ एक्सपेरिमेंट तो हम
प्रीवियस जो चैप्टर पढ़े उनके साथ या आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उनके साथ चैप्टर के साथ साथ ही पढ़ते जाएंगे। जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपने डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ लिया होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम आगे जाकर के गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर ये पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही अलग अलग चैप्टर में चैप्टर के साथ ही एक्सपेरिमेंट आते जाएंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली हम यहीं पढ़ेंगे, जैसे सर्ल मेथड एक्सपेरिमेंट है, स्क्रू गेज वाला एक्सपेरिमेंट है, वर्नियर कैलिपर एक्सपेरिमेंट है, ये स्पेसिफिकली हम इसी चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। तो एक्सपेरिमेंट 4 हम अभी इस जगह पढ़ेंगे, 1 2 3 4 आपकी शीट में 1 2 3 4 नाम से हैं वो एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद वाले जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है वो हम चैप्टर के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे इससे शुरुआत वाले हिस्से यानी एरर इन मेजरमेंट से। तो किसी भी मेजरमेंट को करने के दौरान कितनी एरर हो सकती है ये हम जानना चाहेंगे, एरर की रेंज निकालना चाहेंगे। बेसिकली एरर की रेंज निकालेंगे तो रेंज कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, तो रेंज विल बिलोंग्स टू मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी एरर की जो रेंज हम निकाल रहे होंगे वो रेंज होगी कहाँ से कहाँ तक, रेंज होगी मिनिमम से मैक्सिमम के बीच वाली। जैसे आपको एग्जाम देते हैं तो उसमें मिनिमम मार्क्स से मैक्सिमम मार्क्स के बीच का पोर्शन आ रहा होता है कि मैक्सिमम मार्क्स इतने और मिनिमम, तो ऑब्वियसली जैसे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो मिनिमम जो है बोर्ड के एग्जाम में 0 आ सकते हैं। तो सवाल वाले को ये नहीं बताना पड़ता, आपके पेपर के ऊपर लिखा होगा, आपने देखा होगा कि उसमें ये नहीं लिखा होता कि मिनिमम मार्क्स कितने, वहां लिखा रहता है मैक्सिमम मार्क्स। जैसे 60 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स का, तो वहां लिखा रहता है मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स लिखा रहता है। मिनिमम इसलिए नहीं लिखा रहता कि मिनिमम ऑब्वियस है 0 होगा, तो मिनिमम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जिन जिन जगह पर वहां नहीं डिफाइन कर रहे होते। तो एरर में भी मिनिमम एरर पहले से ही तय है, कितनी मिनिमम एरर जो है वो 0 होना तय है। तो हमें सिर्फ कौन सी एरर कैलकुलेट करनी रह गई, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो अभी चैप्टर के शुरुआत वाले हिस्से में अलग अलग स्केल में क्या मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक 100 मीटर का रेस हो रहा है और उसमें कुछ लोग भाग रहे हैं, तो उसकी रीडिंग लेने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग घड़ी यूज में ले रखी है। जैसे मान लो किसी ने दीवार पर लगने वाली घड़ी का यूज किया हुआ है, तो दीवार पर जो घड़ी लगी होती है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है किसी भी मेजरमेंट वाले तरीके में आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो। जैसे आपके पास एक नॉर्मल स्केल होगी 15 सेंटीमीटर वाली, तो उस 15 सेंटीमीटर वाली स्केल में मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो आप, तो 1 सेंटीमीटर के उसमें 10 हिस्से होते हैं, हर हिस्से का 1 मिलीमीटर पार्ट होता है, यानी 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मिलीमीटर। तो जो नॉर्मल स्केल होती है जो हम स्कूल में साथ में ले जाया करते थे, उसमें हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मिलीमीटर। वो उसकी स्केल का लीस्ट काउंट है। ऐसे ही दीवार पे जो घड़ी होती है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, उसका 1 सेकेंड होता है, क्योंकि एक के बाद 2 3 4 इस तरह से आ रहा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी घड़ियों का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड ही हो। जैसे हम स्कूल में रेस में पार्ट ले रहे हों तो वहां पर आप इस तरह की स्टॉप वॉच यूज कर रहे होंगे जिसमें 10.1 10.2 10.3 आ रहा होगा, या आप थोड़ा हायर स्टैंडर्ड की रेस यूज कर रहे हो तो उसमें 10.01 10.02 10.03 आ रहा होगा, या इंटरनेशनल लेवल की रेस देखेंगे जब आप तो उसमें जो है 10.001 तक आ रहा होगा, क्योंकि वहां पर इतनी एक्यूरेसी चाह रही होती है। क्योंकि जब सब लोग एंड पर पहुंच रहे होते हैं तो किसी का टाइम आप देखेंगे 9.70 सेकेंड, किसी का 9.71 सेकेंड, किसी का 9.72 सेकेंड, सब लगभग एक साथ ही पहुंच रहे होते हैं। इतना कम डिफरेंस होता है उसमें कि एक्यूरेसी नहीं रखेंगे अगर अपन और नॉर्मल घड़ी से मेजर करेंगे। जैसे दीवार पर जो घड़ी लगी है उसी से मेजर करें अगर अपन, मान लो 100 मीटर रेस हो रही है और दीवार पर जो घड़ी लगी है उससे मेजर किया और सब दौड़ने वाले लगभग एक जैसे हैं, माना इंटरनेशनल लेवल की रेस है, तो वैसे तो कोई पहुंचा 9.8 सेकंड में, कोई पहुंचा 9.9 सेकंड में, कोई पहुंचा 9.85 सेकंड में, ऐसे अलग अलग टाइम में पहुंचा। लेकिन आपने जो दीवार वाली घड़ी ले रखी है उसमें तो 9 के बाद सीधा 10 आया, 10 के बाद सीधा 11 आया, तो आंसर क्या दिया, आंसर 10 सेकंड दिया। जैसे पहले वाले दौड़ने वाले के लिए 10 सेकंड, जिसने एक्चुअली रेस जो है वो 9.8 सेकंड में पूरी करी थी, दूसरे ने 9.9 सेकंड में पूरी करी थी, लेकिन आपकी घड़ी में तो आ ही नहीं रहा है 9.9 सेकंड, उसमें तो 9 के बाद सीधा ही 10 सेकंड आता है। किसी ने जो है
10 सेकंड में ही पूरी करी थी और उसका आंसर आपने 10 सेकंड दिया। तो जो यहाँ अलग अलग लोग जो पहुंचे अलग अलग टाइम पर, जो दिखने में हमको लग रहा है कि देखो अलग अलग पहुंचे हैं, घड़ी के हिसाब से जब बताया तो एक्चुअल आंसर ये बताया, जबकि वास्तविक आंसर ये था। हमने बताया ये और जबकि है ये वाला आंसर। तो इसका मतलब रीडिंग लेने में एरर हो रही है, एरर इन मेजरमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या ये मेजर करने वाले की गलती है, जिसने मेजर किया है उसकी गलती है? नहीं, ये तो घड़ी की कमी है। जिस घड़ी से नापा जा रहा है उसमें 9 के बाद आता ही सीधा 10 है, बीच में 9.1 9.2 आ ही नहीं रहा है। तो फिर कैसे डिसाइड किया जाए? तो फिर वो घड़ी ली जाए जिसमें 9.1 9.2 आए। तो इसका मतलब क्या इस घड़ी को यूज करने के दौरान, जो नॉर्मल दीवार घड़ी है उसको यूज करने के दौरान एरर आना तय है? हाँ, एरर आ रही है। तो ये जो एरर हो रही है मेजरमेंट में, इसे ही हम एरर इन मेजरमेंट बोल रहे हैं। तो मेजरमेंट में ये एरर उस इंस्ट्रूमेंट की कमी के कारण हो रही है। अगर हम घड़ी से नाप रहे हैं तो घड़ी की कमी के कारण हो रही है, स्केल से नाप रहे हैं तो स्केल की कमी के कारण हो रही है। तो जैसे इसी व्यक्ति की के बारे में बात करें अगर अपन, तो इसमें इन सब अलग अलग टाइम वाले के लिए जब आंसर दे दिया 10 सेकंड, तो बताओ इस वाले केस में जो वॉच हैविंग स्केल 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकती है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर वो कितनी हो सकती है बताओ? तो इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति ने 9.00001 सेकंड में पूरा किया हो, किसी ने 9.00001 सेकंड में पूरा किया हो। अब चूंकि बोलने वाला तो बोलेगा कि 9 तो निकल गया था और 9 के बाद तो सीधा 10 ही आएगा, तो वो इस वाले केस में भी क्या आंसर दे रहा है? 10 सेकंड ही आंसर दे रहा है। तो जिसने 9.00001 में किया उसको भी 10 सेकंड आंसर दे रहा है। इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो गई? 1 सेकंड। 9 से हल्का सा आगे गया था, लेकिन आंसर देने वाले ने 10 इसलिए दिया, उसने कहा 9 तो गुजर चुका है, तो इसका मतलब 10 आंसर दिया। तो इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर उस स्केल के लिए, उस वॉच के लिए जिसमें काउंटिंग इस तरह से आती है 10, 11, 12, 13 सेकंड, उस केस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है? 1 सेकंड। यानी दीवार पे जो घड़ी लगी है उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है? 1 सेकंड, और वो उसका लीस्ट काउंट भी है। तो इसका मतलब ये, यानी जो मिनिमम हम उससे मेजर कर सकते हैं वो भी है। तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर उस स्केल की लीस्ट काउंट के बराबर आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे मान लो आप स्केल से कोई चीज मेजर कर रहे हो, अब स्केल से कोई चीज मेजर कर रहे हो, जैसे ये है स्केल और ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। तो इसमें यहां पे मान लो कि 11 सेंटीमीटर वाली पोजीशन है, यहां पर मान लो 11.1 सेंटीमीटर वाली पोजीशन है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां तक आ रहा है, कुछ इस वाली पोजीशन तक। अब ये ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन तक आ रहा है वो 11 से थोड़ा सा आगे है, लेकिन 11.1 के पीछे है। तो इसमें जो बताने वाला रीडिंग बताएगा वो क्या बताएगा? क्या वो सही आंसर बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि जो वो रीडिंग बता रहा है वो वहां मार्किंग ही नहीं हो रही है। अच्छा, मार्किंग क्यों नहीं हो रही है? मार्किंग कर लो ना, मार्किंग कर लो तो एरर तो नहीं होगी कम से कम। तो आप देखो आपके पास जो नॉर्मल स्केल है उसमें लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। अब 2 1 मिलीमीटर के बीच में जो जगह बचती है उसमें भी आप अगर आप ऐसे निशान लगा दोगे तो वो पूरी जगह ही काली हो जाएगी, यानी उस पूरी जगह में दिखना ही बंद हो जाएगा। तो जितना पॉसिबल एरर हो सकती है, मतलब जितना मिनिमम काउंटिंग कर सकते हैं उतना मिनिमम काउंटिंग हम कर रहे होते हैं उसमें पहले से ही। तो इस कारण से उससे छोटा नहीं कर पाएंगे। आप देखो आपके पास जो स्केल है उसमें इतने पास पास रीडिंग है, इतने पास पास मार्किंग हो रही है उसमें, कि आप सोचो कि ये 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, तो इन दोनों के बीच में मैं ऐसा करूं, ये एक और निशान बना दूं। तो जैसे आपने 0.5 कर दिया, मेटलिक स्केल में हम ऐसा कर लेते हैं। मेटल की स्केल में क्या होता है? निशान और छोटे बन रहे होते हैं, तो वहां हम 1 मिलीमीटर के 2 हिस्से कर लेते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक वाली आपकी स्केल होगी ना, उसमें आप देखेंगे कि 1 मिलीमीटर के बाद 2 मिलीमीटर में के बाद जगह ही नहीं है बीच में इतनी। तो उसके बीच में अगर आपने मार्किंग कर दी ना, ऐसे इसके बीच में मार्किंग कर दी, तो आप देखो अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, न 1.5 दिख रहा है, न 1.6 दिख रहा है। इसका मतलब जितना छोटी पॉसिबल मार्किंग पॉसिबल हो पाती है उतना कर रहे होते हैं अपन अधिकतर स्केल के दौरान। तो इस स्केल से रीडिंग के दौरान एक्चुअल आंसर क्या है? वो 11 से 11.1 के बीच में है। तो अब आंसर बताने वाला क्या बताएगा? कोई कहेगा कि इसकी रीडिंग है मेरे ख्याल से
ये मान लो मैंने इसमें 0.5 भी बना रखे हैं, यानी 11, और ये है 11.05। तो कोई कहेगा कि उसके हिसाब से ये 11 से थोड़ा सा आगे, तो उसने कहा 11.03। किसी ने कहा कि नहीं, तो ये तो 0.5 के थोड़ा नजदीक नजर आ रहा है मुझे, तो इसका मतलब 0.05 के, तो इसका मतलब उसने बोला 11.04। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो ये यही थोड़ा पास में ही नजर आ रहा है 11 के, तो उसने कहा 11.02। अब एक्चुअली क्या है, सबको दिख रहा है कि ये 11 से 11.05 के बीच में कहीं है, लेकिन 05 के बीच में और 11 के पहले यहां के बीच में एक्चुअल आंसर क्या है, ये सब लोग अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन 0 के बाद की गारंटी नहीं है। किसी ने 03 कहा, क्या उसको दिख रहा है? नहीं, मार्किंग ही नहीं हो रही, यहां पे दिखेगा कैसे? और किसी ने कहा 0.04, तो मार्किंग ही नहीं हो रही, दिखेगा कैसे? किसी ने कहा 0.02, तो कहां तक दिख रहा है, कहां तक की गारंटी है? इस 0 वाली पोजीशन तक की गारंटी। किसी ने कहा अच्छा मैं बताता हूं यहां की मार्किंग कितनी है, 11.0, और फिर उसने बोल दिया 3 और 1 और फिर 7014068423। तो ये सब फेंके गए डिजिट है। कहां तक की गारंटी है? सिर्फ 11.0 तक की गारंटी है। इसमें अगर अपन बात करें तो कहां तक का डिजिट श्योर है, तो 11.0 तक का डिजिट श्योर है। ये वाला डिजिट जो है वो अनश्योर डिजिट है। 11.0 तक का श्योर डिजिट है, ये अनश्योर डिजिट है। यहां 11.0 तक का श्योर डिजिट है, तो जहां तक का श्योर डिजिट हो वो, और फिर एक नेक्स्ट डिजिट जो है उसे अपन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर रहे होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम किस तरह से काउंट कर रहे होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइंड है इस तरह से, फिगर विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट, जो जहां तक की गारंटी है वो, और प्लस नेक्स्ट अनश्योर डिजिट, जहां तक की श्योरिटी है डिजिट की वहां तक की, प्लस नेक्स्ट अनश्योर डिजिट, ये कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर शब्द डिफाइन किया है अपन ने क्या, तो यहां तक की चीज में सबसे जरूरी चीज यही है कि सिग्निफिकेंट फिगर हमने क्या डिफाइन किया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? जहां तक का डिजिट एब्सोल्युटली करेक्ट है वो पार्ट, और प्लस नेक्स्ट अनश्योर डिजिट, एक अनश्योर डिजिट लेंगे और जहां तक की गारंटी है वो लेंगे। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन कर रहे होते हैं। इसकी बात कर लेते हैं एक बार फिर अपन से कि ये जो 100 मीटर की रेस हुई थी उसमें मान लो कोई वॉच लेकर के आया, ये वाली जिसमें 10.0, 10.1, 10.2 आ रही है, तो बताओ इस वाले केस में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है, इस वाले केस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है? तो इस वाले केस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हो सकती है वो है कितनी? 0.1 सेकेंड। और मान लो कि कोई जो है अगर वॉच लेकर के आया ये वाली 10.00, 10.01 वाली, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकती है? तो इस वाले केस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हो सकती है वो है कितनी? 0.01 सेकेंड की। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर किस तरह से बता रहे हैं अपन कि देखो कि एग्जैक्टली ये 10 सेकंड वाली पोजीशन, जैसे इसमें 10, 11, 12 आ रहा है ना, और एग्जैक्टली ये पहुंचा है 9.000001 पे, पर बताने वाले ने आंसर क्या बताया? 10 सेकंड। तो इसका मतलब उसके एरर आई कितने सेकंड की? 1 सेकंड की। अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जब हम बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर करनी है। जैसे किसी ने आंसर बताया 9.8 सेकंड, अब 9.8 सेकंड बताया मतलब, और आंसर बताया 10 सेकंड और एक्चुअल आंसर था उसका 9.8 सेकंड, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले केस में एरर कितनी आई? इस वाले केस में एरर आई 0.2 सेकंड की। तो बताओ क्या उसके द्वारा एरर की गई एरर 1 सेकंड के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है वो तो लीस्ट काउंट के बराबर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई मैक्सिमम पॉसिबल एरर कर रहा होगा। एग्जांपल से समझते हैं अपन, इसके बाद एक एग्जांपल लेके। तो नॉर्मल स्केल जो आपके पास होगी ये वाली 15 सेंटीमीटर की, इस वाली स्केल में जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 1 मिलीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर, यानी हर 1 सेंटीमीटर के बीच में इसमें जो गैप होता है वो कितना? 1 मिलीमीटर का। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हर 1 मिलीमीटर के बीच में अब जगह ही नहीं होती इतनी कि और मार्किंग कर सकें। अगर आप और मार्किंग करोगे ऐसे इसके बीच में तो वो पोर्शन ही काला हो जाएगा पूरा। आप भले से आपके घर में मार्किंग करके देखें, जगह ही नहीं बचती है अब इसके बाद में इसमें। हालांकि जो मेटालिक स्केल होती है उसमें क्या होता है कि मेटल से मार्किंग करते हैं तो वो कम जगह घेर रहा होता है, तो उसमें अपन
लीस्ट काउंट थोड़ा और कम कर सकते हैं, यानी 1 मिलीमीटर से भी आधा, यानी 1/2 मिलीमीटर। कुछ मेटालिक स्केल में कपड़े की दुकान वगैरह पे आपने देखा हो तो वहां पर 1/2 मिलीमीटर तक भी कर रहे हो सकते हैं। पर नॉर्मली जनरली अपन जो स्केल यूज कर रहे होते हैं वो कौन सी, ये वाली 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का ये पार्ट जिसके हर 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट इस स्केल का कितना, 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट है इसका 0.1 सेंटीमीटर माना 1 मिलीमीटर। तो फिर से अपन सिग्निफिकेंट फिगर देखना चाह रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे ये एक स्केल है और ये वाली स्केल नॉर्मल स्केल, और ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें रीडिंग जो आ रही है वो यहाँ कहीं आ रही है। अभी जो रीडिंग आ रही है इसमें यहाँ पर ये वाली रीडिंग ये कितनी है इसका बारे में अगर अपन बताना चाहें तो ये मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाया तो थोड़ा एनलार्ज बनाया है। किसी को लगेगी और निशान बना लो ना यहाँ पर, तो ये इसी को यहाँ बनाया है तो थोड़ा एनलार्ज करके बनाया है। बाकी इनके बीच में आप देख सकते हैं कि जगह बहुत ही कम नेग्लिजिबल। तो अब ये रीडिंग कितनी आ रही होगी, ये वाली रीडिंग, तो ये 3.2 के थोड़ा सा आगे है और 3.3 के थोड़ा सा पहले है। तो अब कोई इसकी रीडिंग बता रहा होगा तो वो क्या बता रहा होगा, कितनी बता रहा होगा। तो ये रीडिंग 3.2 से थोड़ा सा आगे, तो किसी ने कहा मेरे हिसाब से रीडिंग है 3.2 से थोड़ा सा आगे, माना 3.22 ऐसे बोला उसने। किसी ने कहा कि ये उसके हिसाब से है 3.23। 3.2 तक की तो गारंटी है क्योंकि 3.2 के बाद में है निशान और 3.3 के पहले है, तो इसलिए ये तो तय है कि 3.2 तक तो गारंटी है। लेकिन जो अगला डिजिट है वो तो कोई मार्किंग ही नहीं हो रही यहां पर। तो ये जो अगला डिजिट है, ये वाला डिजिट, ये क्या है, ये फेंका गया डिजिट है। फेंका गया डिजिट है माना कोई श्योरिटी थोड़ी है इसकी। तो किसी ने कहा नहीं, मुझे 3.2 के बाद ये हल्का सा जो आ गया ना वो 3.3 पर नजर आ रहा है। किसी ने कहा नहीं थोड़ा सा और उधर है 3.4 पर। किसी ने कहा अच्छा चलो फेंकना ही, लाओ मैं बढ़िया फेंकता हूं। 3.2 और 3 तक तो है ही, और फिर 701406842 अब क्या है कि ये कोई आंसर थोड़ी दिया जा सकता है इसका, ये तो जाहिर सी बात है कि उसने फेंका गया डिजिट है। तो कहां तक की श्योरिटी है इसमें, तो श्योरिटी 3.2 तक की तो श्योरिटी है। और जो अगला डिजिट है, ये अगला डिजिट, ये फेंका गया डिजिट है, तो उसके बाद के सारे डिजिट अपन ने छोड़ दिए, सिर्फ कहां तक के श्योर डिजिट। श्योर डिजिट माना 3.2 तक कंफर्म है, इसलिए श्योर डिजिट एंड नेक्स्ट अनश्योर डिजिट जो कंफर्म तो नहीं है लेकिन उसे अपन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर रहे होते हैं। तो बताओ क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्मूला, फिगर विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट दैट इज 3.2। तो दो तो ये हो गए सिग्निफिकेंट फिगर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन फिगर, अगला अनसर्टेन फिगर कौन सा है वो, तो ये एक और फिगर जो सही तो नहीं है, उसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन वहां तक हम सिग्निफिकेंट फिगर ले रहे होते हैं। तो बताएं क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्मूला, जहां तक की गारंटी है वो प्लस नेक्स्ट अनश्योर डिजिट। तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इस वाले में वो हैं 3, इस सभी में 3 है। 3.2 श्योरिटी वहां तक की, और फिर ये 4 नेक्स्ट अनश्योर डिजिट है ना। जैसे किसी ने इसमें कहा 3.2 और 3 और 4 और 5 इस तरह से कुछ रीडिंग दी, तो इन सभी रीडिंग में कहां तक की गारंटी है 3.2 तक की और नेक्स्ट अनश्योर डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सभी में इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरह से अपन सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन कर रहे होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक, जहां तक की गारंटी है एब्सोल्यूट श्योर डिजिट प्लस नेक्स्ट अनश्योर डिजिट। अब देखो एरर कहां से कहां तक हो सकती है, एरर की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है। तो एरर की रेंज हो सकती है मिनिमम से मैक्सिमम तक, उसमें से मिनिमम हमको कभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। एक चीज जो आप हमेशा बता सकते हैं वो है मिनिमम एरर, वो है 0। इतना सबको आ गया होगा कि मिनिमम एरर कितनी, 0। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए इस डायग्राम से समझते हैं अपन। देखो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी रीडिंग यहां कहीं आ रही है, ये वाली रीडिंग। अब ये जो रीडिंग है ये 4.2 से हल्का सा आगे, आप देखें अगर तो 4.2 से हल्का सा आगे है, यानी लगभग 4.2 ही है। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं ये 4.2 से अगला हल्का सा आगे है लेकिन उसे 4.3 नजर आ रहा है। किसी को लगे 4.3 क्यों नजर आ रहा है, क्लियर तो 4.2 के पास में। ये जब स्केल देखें अगर आप और इसमें 4.2 और 4.3 देखें तो उसके बीच का गैप बहुत ही हल्का है, बहुत ही कम है।
तो इस कारण से जो 4.2 के एकदम नजदीक है वो पढ़ने वाला हो सकता है उसको 4.3 पढ़े। कोई कहे कि 4.21 क्यों नहीं पढ़े, 4.21 पढ़ेगा तो वो तो जो है फेंका गया डिजिट है। तो कोई कहे कि भाई मुझे इसमें 4.2 दिखाई दे रहा है, उसके बाद 4.3 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब अब या तो 4.2 बोले या 4.3 बोले, जो स्केल में है उसी से बोलना चाहे तो जो 4.2 बोले या 4.3 बोले। तो किसी ने कहा कि भाई अलग अलग लोग अलग अलग अमाउंट बता सकते हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट का अलग अलग लोग अलग अलग आंसर बता रहे हो सकते हैं। जैसे ये एक ही रीडिंग है लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा बताया गया आंसर अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ किसी ने बताया कि उसे 4.2 लग रहा है, किसी ने कहा कि नहीं उसे 4.3 लग रहा है, यानी जो स्केल में रीडिंग है उसी में से बताना है। अगर तो स्केल में रीडिंग है उसी में से बताना है तो उसने कहा कि मुझे तो 4.3 लग रहा है। अब है ये 4.2 के नजदीक और बताया 4.3 है, इसका मतलब एरर जो है वो लगभग 0.1 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब ये इस स्केल का लीस्ट काउंट भी है 0.1 सेंटीमीटर माना 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब किसी भी रीडिंग को लेने के दौरान मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकती है उसके लीस्ट काउंट के बराबर। 100 मीटर रेस वाले से देखते हैं अपन कि 100 मीटर रेस हो रही है। जैसे अब एक व्यक्ति जैसे यहां से यहां तक पहुंचा 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके और उसने दीवार घड़ी वाली घड़ी का यूज किया और वो एक्चुअली पहुंचा 10.00001 सेकंड पे, लेकिन देखने वाले ने कहा कि 10 तो गुजर चुका था तब तक, तो उसने बता दिया 11 सेकंड। तो 10 सेकंड 10 वो पहुंचा था एक्चुअली कितने पे, वो पहुंचा था 10.0000001 पे, लेकिन बताने वाले ने कहा कि नहीं नहीं वो तो पहुंचा है 11 सेकंड पे क्योंकि 10 तो गुजर चुका है। तो बताओ उसके लिए एरर जो आई, एरर यानी जो सही आंसर था उसकी जगह एरर जो आई वो आई कितनी, लगभग 1 सेकंड, 1 सेकंड से हल्का सही कम है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें जो एरर आई वो किसके बराबर आई, उस घड़ी के लीस्ट काउंट के बराबर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है, लीस्ट काउंट के बराबर। अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही करनी है। जैसे मान लो कोई और रेस हुई 100 मीटर की जिसमें कोई और दौड़ा और 10.8 सेकंड एक्चुअल आंसर है, लेकिन जो नॉर्मल घड़ी है ना उस घड़ी में 10 के बाद 11 आता है, तो बताने वाले ने 11 बताया। तो एरर कितनी आई इस वाले केस में बताओ। इस वाले केस में जो एरर आई है वो आई है 0.2 सेकंड की, 0.2 सेकंड की इस केस में एरर आई, लेकिन घड़ी तो वही है 1 सेकंड वाली, लेकिन एरर आई 0.2 सेकंड की। तो एरर का मतलब ये नहीं है कि आपको जब एरर बतानी है तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताने के दौरान लीस्ट काउंट ही बताना है। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो लीस्ट काउंट ही होता है, लेकिन एरर का मतलब हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर नहीं होता है। जब हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात कर रहे होते हैं तब हम ये बता रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक्सपेरिमेंट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितनी एरर कर सकता है। जैसे अपन कोई एग्जाम लेते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर एग्जाम देगा तो ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स ला सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक उतना ही मैक्सिमम मार्क्स ला रहा होता है। 60 मार्क्स का पेपर है तो किसी के 60 भी आए हैं, तो किसी के 55, किसी के 50, किसी के 40, किसी के 30, किसी के 2, किसी के 0 भी आए होंगे। बोर्ड के एग्जाम की बात करूं अगर मैं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लिखने वाला पेपर की बात करूं तो 0 से 60 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स वहां जब लिखा है 60, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम मार्क्स ही लाने हैं। इसका मतलब ऐसे ही एरर रेंज का मतलब ये नहीं है कि हम मैक्सिमम एरर ही करा रहे हैं। एक्चुअली सवाल में जब हम जानना चाहते हैं एरर रेंज, तो उसमें हमें क्या बताना है, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच की एरर का रेंज बताना है। तो उसमें से मिनिमम हमें कैलकुलेट करना नहीं पड़ रहा 0, अब हम मैक्सिमम कैलकुलेट करके बता रहे हैं ये बताने के लिए कि कोई भी व्यक्ति वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो कितनी मैक्सिमम एरर कर सकता है। तो जैसे ये वाली स्केल है अगर, तो उसमें एरर रेंज कहां से कहां तक आएगी, 0 से और 0.1 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम रेंज एरर जो हो सकती है उसकी वो है 0.1 और मिनिमम हो सकती है 0। अब क्या है कि एरर करने वाले ने कितनी करी तो सबकी अलग अलग एरर होगी एक्चुअल रीडिंग के मुकाबले, लेकिन जरूरी नहीं किसी ने मैक्सिमम एरर के बराबर एरर करी हो। तो ध्यान देने वाली 2 बातें हैं। पहली बात कि कोई भी रीडिंग लेने के दौरान सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिफाइन करते हैं अपन, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो हम डिफाइन करते हैं वो है क्या, वो है फिगर विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस नेक्स्ट अनश्योर्ड डिजिट। दूसरी बात, एरर की कैलकुलेशन करने के दौरान हम एरर की रेंज बताना चाह रहे हैं कि एरर की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है। तो रेंज मिनिमम से मैक्सिमम में, मिनिमम हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर उस स्केल के लीस्ट काउंट के बराबर होगी। एक लाइन फिर से बोलना चाहूंगा कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब ये नहीं है कि
मैक्सिमम पॉसिबल एरर करनी ही पड़ेगी कि भाई चलो आए हो इतने सारे लोग एक्सपेरिमेंट करने, तो एक आध जना तो मैक्सिमम एरर करके जाओ। जैसे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि किसी के फुल मार्क्स आए ही, हो सकता है कि सबके 0 से 60 के बीच में आए लेकिन किसी के भी 60 ना आए। ऐसे ही जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा और हमने ये रेंज निकाली है तो ऐसा नहीं है कि जिसने एक्सपेरिमेंट किया हो उसने ये मैक्सिमम पॉसिबल वाली एरर करी ही हो। ये तो एरर की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति जब एरर कर रहा होगा तो कहां से कहां तक कर सकता है, एरर की रेंज क्या हो सकती है। जैसे आप नॉर्मल दीवार घड़ी से कुछ लोगों को दौड़वा रहे हैं और उससे रीडिंग बता रहे हैं, तो दीवार घड़ी में 10 के बाद 11, 12, 13 आता है, तो वॉच में जो एरर की रेंज बनेगी वो कहां से कहां तक बनेगी, 0 से लेकर के 1 सेकंड तक। ये वॉच में एरर की रेंज बनी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक को 1 सेकंड की एरर करनी है। जैसे कुछ लोग रेस में भाग ले रहे हैं और रेस में भाग लेने के दौरान 10.8 सेकंड रीडिंग उसकी एक्चुअल है और वो घड़ी वाला जो है, जो घड़ी है अपने पास वो ये वाली है 10 और 11 वाली, तो बताने वाले ने 11 सेकंड बताया, तो जो एरर आई वो 0.2 सेकंड की आई। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने 1 सेकंड एरर करी, एरर तो उसने 0.2 सेकंड की करी, लेकिन एरर का कितनी मैक्सिमम कर सकता था उसकी हमने यहाँ रेंज बताई है। तो एरर की रेंज बताने के दौरान क्या कभी हमें मिनिमम एरर कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं, वो ऑलरेडी तय है, कितनी, 0। हमें क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत है? मैक्सिमम एरर क्या पॉसिबल है। उसमें भी जब अगर हमें स्केल पता है तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो लीस्ट काउंट के बराबर होगी। हम ये आगे इसलिए भी देख रहे हैं कि जैसे कोई फंक्शन है f बराबर x प्लस वाई, अब हम फंक्शन में f बराबर x प्लस वाई में एरर निकालना चाहते हैं और उसमें 2 तरह की स्केल यूज हुई है, एक x वाली एक y वाली। तो x वाली और y वाली एरर यूज हुई है, तो अब हम f में एरर निकालना चाहते हैं डेल्टा f, तो x में एरर डेल्टा x और y में एरर डेल्टा y। तो अगर अपन f में मैक्सिमम एरर निकालना चाहते हैं तो वो x की मैक्सिमम एरर और y की मैक्सिमम एरर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस तरह से हम f की मैक्सिमम एरर निकाल रहे होंगे। रेंज बता देंगे, अब जो जो एक्सपेरिमेंट करेगा करता रहे, उसकी रेंज जो आएगी एरर की वो इससे इसके बीच में आएगी। जैसे जब दीवार घड़ी का यूज किया जा रहा होगा तो हमने बताया 0 से 1 सेकंड, अब अलग अलग लोगों की रीडिंग जो भी अलग अलग आ रही हो, पर एरर की रेंज जो है वो 0 से 1 सेकंड के बीच में आ रही होगी। अच्छा, एरर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी रही हो सकती है। जैसे अभी यहाँ पर आंसर है 4.2 के नजदीक, लेकिन बताने वाले ने 4.3 बताया है, तो एरर आई है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। अब किसी ने मान लो कि यही रीडिंग का जो आंसर है वो यहां की जगह यहां तक होता, इस वाली पोजीशन पे थोड़ा सा पहले। अब क्या है कि बताने वाले ने आंसर बताया, इसका वैल्यू कितना है एक्चुअल है 4.2 के नजदीक, 4.2 के नजदीक, लेकिन बताने वाले ने बताया 4.1। तो इसका मतलब आंसर एरर जो आई है इस वाले केस में एरर वो कितनी आ गई, वो आ गई -0.1 सेंटीमीटर। तो -0.1 सेंटीमीटर मतलब 0.1 कम बताया उसने, इसलिए -0.1। इसलिए जब एरर की बात कर रहे हैं अपन मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो वो प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर है, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी रही हो सकती है। किसी ने 4.2 के एकदम नजदीक को 4.3 पढ़ दिया और किसी ने 4.2 के एकदम नजदीक को 4.1 पढ़ दिया, तो एरर जो है वो 0.1 प्लस या माइनस दोनों में से एक हो रही हो सकती है। किसी के दिमाग में आए कि ऐसा हो सकता है क्या कि ये 4.2 के एकदम नजदीक था, थोड़ा सा आगे 4.2 के एकदम नजदीक था और किसी ने 4.4 पढ़ लिया, तो ये तो 0.2 की एरर हो गई। नहीं, फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उससे हम रीडिंग ही क्यों लिवाएंगे। जैसे 100 मीटर की रेस हो रही है और एक व्यक्ति ने रेस पूरी करी 9.8 में, यानी 9 से 10 के बीच का कोई टाइम था जिसने पूरी करी, तो या तो वो 9 बता दे या वो 10 बता दे। अब वो 11 बता रहा होगा तो पढ़ा लिखा ही नहीं, तो उसे हम क्यों लेंगे कि भाई आओ तुम रीडिंग लो, उसे हम रीडिंग लेने में शामिल नहीं करेंगे। ऐसे तो 12 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो। तो रीडिंग रेंज लेने के दौरान इतना तो उसको दिख ही रहा है रीडिंग लेने वाले को कि भाई ये 4.2 के हल्का सा आगे है तो 4.2 से 4.3 के बीच में लूंगा। 4.2 के एकदम नजदीक है तो हो सकता है उसने या तो 4.1 ले लिया हो या 4.3 ले लिया हो, पर 4.2 के एकदम नजदीक है तो 4.4 लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो पढ़ा लिखा ही नहीं है बिल्कुल ही। तो इसका मतलब एरर का मतलब यह है कि जो गलती से रीडिंग ले ली गई, गलती से क्यों, स्केल की कमी के कारण, कि भाई
9 से 10 सेकंड के बीच में उसने रेस पूरी करी थी तो बताने वाले ने या तो 9 बता दिया या 10 बता दिया, पर 9 से 10 सेकंड के बीच में रेस पूरी करी थी बताने वाले ने 11 बता दिया, तो उसे वहां से भगाना पड़ेगा और उसको रीडिंग लेने के लिए बिठाना पड़ेगा जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। तो इस तरह से एरर इन मेजरमेंट का मतलब क्या है? एरर इन मेजरमेंट में स्केल की कमी के कारण जो एरर हो रही है वो तो अलग अलग स्केल के लिए और अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शन के लिए अब हम फंक्शन लिख करके देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए अपन ने क्या देखा? फिगर विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन फिगर। तो कुछ कॉमन रूल देखेंगे अपन सिग्निफिकेंट फिगर पता लगाने के लिए, जो जनरली रूल यूज कर रहे होते हैं उनमें पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जैसे समझने के लिए एग्जांपल के लिए देखो आप 1 2 3 4 नॉन जीरो डिजिट, तो इसमें सभी डिजिट नॉन सिग्निफिकेंट है। तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसमें? तो 4। और 1 2 3.4 सभी नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 4। पॉइंट 1 2 3 4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल, ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यानी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे एग्जांपल 1 2 0 4, तो जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। उधर जीरो के इधर भी एक नॉन जीरो डिजिट है और इसके इधर भी एक नॉन जीरो डिजिट है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहां भी 1 2 0.05 में जो जीरो आ रहे हैं वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इस वाले में जो भी जीरो आ रहे हैं वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो दो रूल तो क्या हो गए यहाँ पे अब तक कि नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं वो सब सिग्निफिकेंट हैं। और अगर अब जीरो की बात करना शुरू कर रहे हैं तो अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। नेक्स्ट रूल इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चेंज ऑफ यूनिट कैन नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। तो नेक्स्ट रूल में यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर एक बार जो आपने लिया कोई एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आया हो वो यूनिट कन्वर्जन से चेंज नहीं होगा। जैसे आपने रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या किया? पानी डाला, कुछ हाइट तक एयर थी, वो एयर लेंथ मेजर करी है आपने। अब वो जो एयर लेंथ आपने मेजर करी है वो जिस यूनिट में मेजर करी है, मान लो आपने सेंटीमीटर यूनिट में मेजर करी है और वैल्यू आई थी उसकी मान लो कुछ 15 सेंटीमीटर। अब उस 15 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें, चाहे मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, चाहे किलोमीटर में कन्वर्ट करें, लेकिन ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आपने उसे जिस यूनिट में रीड किया था 15 सेंटीमीटर, उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर आए थे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर बने रहने चाहिए। यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदल सकता है। तो कितना रखना होगा अपने को सिग्निफिकेंट फिगर? जितना एक्सपेरिमेंट करने के दौरान ओरिजिनल रीडिंग में हमने जो भी स्केल का यूज करके रीडिंग ली थी उतना ही। 15 सेंटीमीटर, दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो अब उस 15 सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में बदलो, 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, तो सिग्निफिकेंट फिगर दो होने चाहिए। इसका मतलब उस 150 में जो जीरो आया है वो ट्रेलिंग जीरो कहलाएगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो ओरिजिनली एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जिस भी यूनिट में आपने उसे मेजर किया था उस यूनिट में जितने सिग्निफिकेंट फिगर आए थे उतने ही बनाए रखने हैं, कंजर्व रखना है। यानी वंस अ मेजरमेंट इज डन सिग्निफिकेंट फिगर विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। मेजरमेंट हमने जिस यूनिट में किया है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं उतने ही हमें बनाए रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 85 मिलीमीटर है और आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें स्केल मिलीमीटर वाली थी और आपने उसमें रीड किया 85 मिलीमीटर, ओरिजिनल स्केल मिलीमीटर की थी, यानी एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आपने मिलीमीटर में रीडिंग ली, तो एक्चुअल रीडिंग जो थी आपकी वो ये थी 85 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन करने में हमें जरूरत थी इस बात की कि यूनिट कन्वर्ट करना था, तो किसी ने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था तो लिखा 8.5 सेंटीमीटर। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी दो हैं,
तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं। हमें जरूरत पड़ी मीटर में कन्वर्ट करने की, तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट किया तो बना 0.085 मीटर। अब सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने आने चाहिए? 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, तो ये है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये वाला जो 0 है इसका मतलब उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाकर अभी हम एक रूल लिख लेंगे ऐसा ही कि जब 1 से छोटा नंबर हो और नॉन जीरो डिजिट के पहले कोई 0 आ रहा हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ऐसे ही हमने उसको थोड़ा और आगे कन्वर्ट किया और किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो नॉन जीरो डिजिट के पहले ये सब 0 आ गए, चारों 0, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो फिर लिखने का तरीका क्या अपनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, जितना सिग्निफिकेंट फिगर है उतना छोड़ करके, उसको छोड़ करके बाकी सबको 10 की पावर के फॉर्म में लिख देंगे, जानकारी दिखाने के लिए कि देखो क्लियरली दिख रहा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। हालांकि ये लिखा हो तो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ऐसे लिखा हो तो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और 1 से छोटी क्वांटिटी थी तो इसके पहले के जो 0 हैं ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। इसको कन्वर्ट करते हैं। 85 मिलीमीटर को हमने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया। माइक्रोमीटर 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 तो पहले से था, 10 की पावर -6 में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बन गया 85,000 माइक्रोमीटर। अब इसमें ये जो 0 आए हैं इसे हम कहते हैं ट्रेलिंग 0। ये आए हैं यूनिट कन्वर्जन के कारण। अब देखो कोई चीज को अगर हम किसी यूनिट में मेजर कर रहे हैं, मान लो कोई स्केल माइक्रोमीटर में है मान लो, तो उसमें इतने सारे डिजिट तो हो नहीं सकते, क्योंकि स्केल बनाने के दौरान ये तो है नहीं कि हम खूब सारे डिजिट ही मार्क करते रहेंगे। हम जरूरत के हिसाब से मार्किंग कर रहे होते हैं। जैसे नॉर्मल सेंटीमीटर की स्केल है तो उसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर तक के काउंट कर लिए, कोई फीट वाली स्केल है उसमें इंच तक बना लिए अपन ने। तो ऐसे जरूरत के हिसाब से मार्किंग की जाती है, और उस मार्किंग में जिस तरह की मार्किंग थी उसमें जिस रीडिंग में आपने ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जो सिग्निफिकेंट फिगर आए थे उतने ही यूनिट कन्वर्जन में बने रहने चाहिए। तो अब इसको जब हमने इसमें कन्वर्ट किया तो किसी ने पूछा कितने सिग्निफिकेंट फिगर लोगे, तो ये 2। ये वाले क्या, ये वो 0 हैं जो यूनिट कन्वर्जन के कारण आए थे, ट्रेलिंग 0, इन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। इसलिए आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 85 इंटू 10 की पावर 3 माइक्रोमीटर, या 8.4 इंटू 10 की पावर 4 माइक्रोमीटर। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने बने हुए हैं, 2। तो क्या है नियम? नियम यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कंजर्व रहने, यानी इसमें 2 थे तो यूनिट कन्वर्जन के दौरान इनमें 2 ही बने रहने हैं। एक बार जब आपने मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट में जिस यूनिट में भी आपने मेजरमेंट किया उसमें जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर आए थे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर बनाए रखने होंगे। इससे हमें भी पता लग गया कि इसी रूल को पढ़ने के दौरान ये जो ट्रेलिंग 0 हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं, या 1 से छोटी क्वांटिटी है अगर तो इस डिजिट के पहले वाले जो 0 हैं 1 से छोटी क्वांटिटी है। अब जैसे मान लो 1 से छोटी क्वांटिटी में इस तरह से है 0.023, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ जो है वो 2-3 लेंगे, ये वाला 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं कर रहे होंगे। इस तरह से तीसरा रूल, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज कंजर्व, चेंज ऑफ यूनिट कैन नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। इफ द नंबर इज लेस देन 1, नेक्स्ट वाला जो है फोर्थ वाला, 1 से छोटा नंबर है अगर, जैसे ये है 1 से छोटा नंबर, तो इसमें जो भी 0 इस नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आ रहे हैं, ऑल 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। कारण क्या है? क्योंकि ये यूनिट चेंज के कारण ही आए होंगे। जैसे ये है 0.035, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, ये 2। ये जो 0 है वो इसके पहले जो 0 आया है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। 1 से छोटा अगर नंबर है तो उस वाली स्थिति में जो 0 है वो यूनिट कन्वर्जन के कारण आया होगा, इसलिए ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो कितने होगा सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, 2। इस वाले में देखो इसमें कितने हैं 0.0305, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, ये 3। ये वाला जो 0 है ये तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है इसलिए तो काउंट होगा। 1 से छोटे नंबर में
इसके पहले जो जीरो आया है वो काउंट नहीं हो रहा होगा, जैसे 0.0000203 इस तरह का कुछ है, तो ये तीनों जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, ये तीन काउंट हो रहे होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? तीन सिग्निफिकेंट फिगर, 203। तो ऐसे ही यहां पर ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, तो ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ऐसे यहां पर ये दो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। इसके पहले जो नॉन जीरो डिजिट आए हैं ये वाले, ये नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो आए हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं हो रहा होगा। तो एक से छोटा नंबर है लाइक 0.000273, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये तीनों काउंट नहीं होंगे, ये तीनों काउंट हो रहे होंगे, तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हैं। ये है रूल नंबर 4। और इसके बाद रूल नंबर 5 की बात करें अगर, तो रूल नंबर 5 में क्या है? ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। कारण ये यूनिट कन्वर्जन के कारण आए होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। 154 मीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें? तीन। अब मान लो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या बना? 15400 सेंटीमीटर। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए इसमें? तीन। तो ये हैं। तो ये जो जीरो आया है, ये दो जीरो जो हैं उसे हम कहते हैं ट्रेलिंग जीरो। ये जो दो जीरो आए हैं यहां पर वो कहलाते हैं ट्रेलिंग जीरो। और ट्रेलिंग जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। जैसे इसको मिलीमीटर में बदल लो तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर तो कितने कहलाएंगे? तीन। तीन सिग्निफिकेंट फिगर। और नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 1.154, और बाकी बचे हुए जितने भी जीरो हैं वो सब काउंट नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने कहलाएंगे? तीन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो ट्रेलिंग जीरो हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो लिखने का तरीका भी अपना लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ करके बाकी को 10 की पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। हालांकि इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 15.4 इंटू 10 की पावर 10, फिर भी कहलाएंगे तो तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर। और जैसे जैसे लिखा हुआ है 2400 सेंटीमीटर, तो जो दो जीरो हैं, ये जो दो जीरो हैं ये ट्रेलिंग जीरो कहलाते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसमें? 24, यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर। तो ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होंगे और एक से छोटा नंबर है, तो इस नॉन जीरो डिजिट के पहले के जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट रूल पढ़ने के पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि वही 100 मीटर रेस हो रही है और उसमें किसी ने रीडिंग बताई 11 सेकेंड। तो उस 11 सेकेंड का मीनिंग क्या है? मतलब जिस घड़ी में 11 सेकेंड, 12 सेकेंड, 13 सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब उस घड़ी का जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड के बराबर है। किसी केस में जैसे 11.0 सेकेंड बोला, इसका क्या मतलब है? ये भी 11 है, भी 11, पर वहां 11.0 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसमें 11.1, 11.2, 11.3 इस तरह की रीडिंग आती होगी। यानी इस वाले का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.1 सेकेंड। किसी जगह लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन का आंसर, यानी किसी ने कोई दौड़ा और उसकी रेसिंग का जो आंसर आया वो है 11.00 सेकेंड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस घड़ी में 11.01, 11.02, 11.03 ये आते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली घड़ी का लीस्ट काउंट कितना है? वो है 0.01 सेकेंड। इसके बाद जस्ट आया 0.01, 0.02, यानी इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेकेंड। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर, कोई रेस हुई और उसमें किसी ने 100 मीटर दौड़ में जो आंसर आया तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। एक व्यक्ति ने बताया 11 सेकंड, दूसरे ने बताया 11.0 सेकंड, तीसरे ने बताया 11.00 सेकंड। इन तीनों का इस चैप्टर के लिहाज से ये अलग अलग आंसर है। इसके हिसाब से ये है कि इस वाले केस में लीस्ट काउंट जो है वो 1 सेकंड का रहा होगा, इस वाले केस में लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड का रहा होगा, और इस वाले केस में लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेकंड का रहा होगा। LC यानी लीस्ट काउंट लिखना चाहें अगर अपन, तो इन तीनों केस में जो लीस्ट काउंट आया है अलग अलग, उसमें लीस्ट काउंट की वैल्यू इसमें कितनी है? 1 सेकंड, इस वाले में कितनी है? 0.1 सेकंड, और इस वाले में कितनी है? 0.01 सेकंड। तो बताओ इन तीनों केस में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर कौन सा है? इन तीनों केस में सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर ये वाला है 11.00। इसका मतलब ये जो जीरो आया है ये एक्यूरेसी बताने के हिसाब से आया है। तो बताओ ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये जो जीरो आया है 11.00 में जो जीरो आया है वो एक्यूरेसी बताने के हिसाब से आया है। यानी किसी क्वेश्चन का आंसर जब आपने बताया 12.1 या 12.1 और किसी का आंसर बताया आपने 12.10, तो इन दोनों में ज्यादा एक्यूरेट ये वाला है, क्योंकि इसमें ये जो
1 0 आया है, ये बताता है कि अगला डिजिट इसमें 1 1 आता होगा। तो इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट इससे भी कम है और इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेसी को बताता है। तो ये जो एक्स्ट्रा जीरो हमने लगाया है ये एक्यूरेसी बताने के हिसाब से लगाया है, और ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो रहा होगा, यानी इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। इसमें कितने? 2। 11.0 में कितने? 3, क्योंकि ये जो जीरो है ना ये एक्यूरेसी बताने के हिसाब से आया है, और ये जो डबल जीरो वाला है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर 4 उसमें, क्योंकि एक्यूरेसी बताने के हिसाब से आया है। तो ये जो एक्स्ट्रा जीरो बढ़ रहा है वो एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है, यानी कहने का अर्थ ये है कि किसी क्वेश्चन में आंसर है 12 सेकंड और किसी क्वेश्चन में आंसर है 12.0 सेकंड और किसी का आंसर है 12.00 सेकंड, तो इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इसमें है। तो ये जो जीरो हैं वो एक्यूरेसी बता रहे हैं, इसलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। पिछले जो जीरो के नियम थे और ये जीरो का नियम है वो सब अलग अलग हैं, ये नहीं कि सब मिक्स हो गए हैं, ये सब अलग अलग हैं और सब में अलग अलग आंसर के हिसाब से कैलकुलेशन करी गई है। तो देखो 5 नियम हमने अब तक पढ़े और एक छठा नेक्स्ट और लास्ट नियम क्या है? देयर आर सर्टेन मेजरमेंट्स विच आर एग्जैक्ट। कुछ मेजरमेंट ऐसे हैं जिनको पढ़ने में एरर ही नहीं हो रही होगी, जैसे हमने ये बॉक्स की संख्या काउंट करनी है, तो ये बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको पढ़ने में एरर नहीं हो रही कि भाई ये 6.5 या 7.5 के बीच में रहे होंगे क्या? स्केल में तो क्या था? स्केल में मार्किंग में 3.1 सेंटीमीटर अगर वाली पोजीशन बन रही है, जैसे स्केल है और ये 3.1 है और ये 3.2 है और रीडिंग यहाँ कहीं आ रही है, तो इसमें एरर इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ मार्किंग ही नहीं बनी हुई। पढ़े कैसे इसको? इसलिए इसको पढ़ने में जो एरर हो रही है, एरर इन मेजरमेंट हो रही है, तो कुछ स्केल में पढ़ने में एरर हो रही हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको पढ़ने में कोई एरर नहीं हुई हो, यानी वो एग्जैक्ट हो। तो अब जैसे इसको कैसे लिखोगे? तो इसमें सिर्फ 7 नहीं लिख सकते, अदरवाइज तो क्या है कि वो एरर को बता रहा हो सकता है। 7.0 लिखना चाहें, जैसे इसी वाले इस पार्ट में अगर अपन लिखना चाहें कि अच्छा कितने हैं 7, तो किसी ने कहा कि 7, इसका मतलब 7 के बाद वो 8 आ रहा हो सकता है, तो 1 की एरर हो रही हो सकती है। किसी ने कहा 7.0 तो इसमें 0.1 की एरर हो रही हो सकती है। किसी ने कहा 7.00 तो 0.01 की एरर हो रही हो सकती है। अब चूंकि कोई एरर नहीं है इसलिए ऐसे जीरो लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, क्योंकि कोई एरर ही नहीं है। कहाँ तक लगाओगे? इनफाइनाइट तक। तो फिर ऐसे कहाँ तक इनफाइनाइट तक जीरो लगाएंगे? 1 2 3 लगाने होते तो लगा देते। तो फिर इसको लिखने का तरीका क्या अपनाते हैं अपन? 7 के ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट लिखने का मतलब है इसको पढ़ने में कोई एरर नहीं हुई है, ये इसका एग्जैक्ट का मीनिंग है। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं और उनकी संख्या गिनी अपन ने तो आई 125। अब क्या है कि ये तो है नहीं कि कोई बच्चा आधा बैठा हो कि सर जल्दीबाजी में जो है वो अपना सर तो घर पे भूले आया या एक हाथ तो घर पे भूले आया, तो यानी 124.5 बच्चे आए हैं, 3 बच्चे अपना अपना हाथ भूले एक हाथ जिससे वो लिखते थे, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में बच्चे जब हम गिन रहे हैं तो उसको पढ़ने में कोई एरर नहीं हो रही है, इस कारण से हम उसे 125 यानी 125 के ब्रैकेट में क्या लिख दिया अपन ने? एग्जैक्ट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाइट की जो स्पीड है जो हम 3 × 10⁸ लेते हैं अप्रोक्सीमेट, वो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर ली गई है। यानी ये जो लिखा हुआ है 299792458 एग्जैक्ट, इसका मतलब ये है कि उसको पढ़ने में अब कोई एरर नहीं बची। आप सोचो इतनी तेज स्पीड को भी कैलकुलेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस तरह के बना लिए गए हैं ताकि उसको पढ़ने में कोई एरर नहीं है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा एग्जैक्ट। तो ये नियम क्या है कि कोई चीज अगर आपने एक्यूरेटली मेजर करी है उसमें कोई एरर नहीं है तो फिर उसके ब्रैकेट में हम ऐसे एग्जैक्ट लिख देंगे। क्वेश्चन करने के दौरान कुछ कुछ चीज़ों के मेजरमेंट के दौरान ब्रैकेट में लिखा हुआ है एग्जैक्ट, तो हमें ये पता लग जाएगा कि उसको पढ़ने में कोई एरर नहीं हुई है। साथ में एक इधर वाली बात और देखें, कभी ऐसे लिखा हुआ 11 सेकंड और सवाल वाले ने लिस्ट काउंट नहीं बताया तो भी हम वहां से आइडिया लगा सकते हैं कि उस स्केल का लिस्ट काउंट 1 सेकंड रहा होगा। किसी जगह लिखा हुआ 11.0 सेकंड तो वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें 11.0 के बाद 11.1 आया होगा, यानी लिस्ट काउंट 0.1 सेकंड रहा होगा। किसी जगह लिखा है 11.00 तो वहां लिस्ट काउंट 0.01 सेकंड रहा होगा। तो एग्जाम्पल है 2, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं, तो लिख लें आप एक बार। अब मैं बता देता हूं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 5। ये दोनों जीरो भी काउंट होंगे क्या? हाँ, क्योंकि काउंटिंग के हिसाब से आ रहे हैं।
0.0800 फिर 0102। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3। ये जो जीरो है ना, ये एक से छोटी क्वांटिटी में इस जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले के जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। इसमें कितने हैं? इसमें हैं 2। ये जो है ये ट्रेलिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5। ये जो दोनों जीरो हैं वो एक्यूरेसी बताने के हिसाब से आ रहे हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये जो भी जीरो हैं वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हैं और ये डिजिट के बताने के हिसाब से आ रहे हैं। एक से बड़ी क्वांटिटी जब भी हो ना, एक से बड़ी क्वांटिटी और ट्रेलिंग जीरो नहीं हो तो फिर वो जीरो काउंट हो रहे होते हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने हैं? तो इसमें ये 10 की पावर के फॉर्म में लिखी इसलिए देते हैं क्योंकि ट्रेलिंग जीरो है और ये जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, इसलिए कितने हैं? 1 2 एंड 3। इसमें कितने हैं? तो ये जो जीरो है 10 की पावर -19, ये बताने के लिए कि ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं हो रहे होंगे और ये जो है 1.60। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। ऐसे ही अब इसमें देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इस वाले में 3। ये जीरो ट्रेलिंग जीरो। इसमें कितने हैं? 4। ये जीरो एक्यूरेसी बताने के हिसाब से आया। अगला डिजिट 123.0 123.1, इसलिए 4। ये यूनिट कन्वर्जन के कारण आया होगा। ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होता है। इस वाले में 4। इस वाले में एक से छोटी क्वांटिटी है, ये दोनों काउंट नहीं होंगे। 2। इस वाले में 1 2 3 4 एक से छोटी क्वांटिटी है, ये काउंट नहीं होंगे। 4। इस वाले में ये ट्रेलिंग जीरो है, 1 2 3। इस वाले में 2। इसमें जो 0.0 आया वो एक्यूरेसी बताने के हिसाब से आया है 3। इसमें जो जीरो आया वो एक्यूरेसी बताने के हिसाब से आया 4। और ये एक से छोटी क्वांटिटी, इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इस वाले में 2। तो इस तरह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं।